प्रतीक्षा जब अंतहीन हो जाए तो बहुत कष्टकारी हो जाती है। और बार बार भरोसा मिले और फिर भरोसा टूटे तो उस मनस्थिति में प्रतीक्षा करना और भी ज्यादा दुष्कर, दुस्सह और दुखद हो जाता है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के संदर्भ में यही हुआ। हर बार हर दल ने उनको लेकर कुछ ना कुछ आश्वासन दिया, कुछ ना कुछ भरोसा देने की कोशिश, दिलाने की कोशिश की चुनाव के समय। और चुनाव के बाद शिक्षा मित्रों ने पाया कि वो जहां खड़े थे वहीं खड़े। किसी की सरकार बन गई, किसी की चली गई, लेकिन शिक्षा मित्रों का कुछ भला नहीं हुआ। पिछले 2 चुनावों में 2019 का लोकसभा का चुनाव और 2022 का विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव, इसमें शिक्षा मित्रों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया मोटे तौर पर, और उसका सार्वजनिक तौर पर प्रचार भी हुआ। 2022 के विधानसभा चुनाव में तो वो बहुत स्पष्ट रूप से, मुखर रूप से समाजवादी पार्टी के लिए लड़ रहे थे शिक्षा मित्र भी। लेकिन सरकार आ गई भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की। फिर स्थितियां गड़बड़ हुई कि अब क्या होगा, आगे कैसे रास्ता निकलेगा। लेकिन कल लखनऊ में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। अभी तक शिक्षा मित्रों का जो भी जुटान होता था उसको धरना, प्रदर्शन, महाधरना, विरोध प्रदर्शन, विरोध यात्रा, ऐसे नाम दिए जाते थे। कल संभवतः पहला अवसर था जब प्रदेश भर से शिक्षा मित्र जुटे लखनऊ में रामाबाई पार्क में, और उसको उन्होंने नाम दिया सम्मेलन। शिक्षा मित्रों के मंच पर दिल्ली और लखनऊ की सरकारों के 2 मंत्री मौजूद हुए रहे हो, यह भी मेरे ख्याल से पहली बार हुआ। कल 2 मंत्री मौजूद थे, केंद्र के कौशल किशोर और योगी मंत्रिमंडल के सदस्य डॉक्टर संजय निषाद। ये बदलाव तो है। और कौशल किशोर जो केंद्र के मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उन्होंने शिक्षा मित्रों को भाजपा के समर्थन और सहयोग का संकल्प भी दिला दिया। दिल्ली की मोदी सरकार और लखनऊ की योगी सरकार के समर्थन में नारे भी लगवा दिए, और यह भी बता दिया कि शिक्षा मित्रों के साथ अगर अभी तक कुछ अच्छा नहीं हो पाया तो उसकी जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा उसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है, क्योंकि उसने ही शिक्षा मित्रों के साथ छल किया और शिक्षा मित्रों ने उसको चुनाव में मदद की, फिर भी कुछ उस हासिल नहीं हुआ। तो अब क्या ये मानकर चलने कि शिक्षा मित्रों के बुरे दिन खत्म होने वाले हैं? क्या ये मानकर चला जाए कि शिक्षा मित्रों का टाइम आ गया, अच्छा समय आ गया? 2014 में जो नारा था भाजपा का केंद्र के चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के समय, अच्छे दिन आएंगे, क्या शिक्षा मित्र आज वो उस नारे पर भरोसा कर लें और मान लें कि उनके अच्छे दिन देहरी पर खड़े हैं? और अगर ऐसा हो जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। हजारों परिवार नया जीवन पाएंगे, बुनियादी जरूरतें पूरी कर पाएंगे, सामाजिक तौर पर सम्मानजनक जीवन जी पाएंगे।
दोनों मंत्रियों ने दावा भी किया है। बिल्कुल कौशल किशोर ने कहा कि हम मोदी जी को समझाएंगे और संजय निषाद ने कहा कि हम योगी जी को समझाएंगे। क्या अब ये समझ लिया जाए, मान लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए कि दिल्ली और लखनऊ की हुकूमतें मन बना रही हैं शिक्षा मित्रों का को अधिकार देने का, उनको सम्मानजनक जीवन देने का? क्योंकि आप जो शिक्षा मित्रों से चाहते थे जो संकल्प करवाना, वो तो कल उन्होंने कर दिया। उन्होंने भाजपा जिंदाबाद कह दी, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद कह दी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कर दिया। क्या अब भाजपा की सरकारें शिक्षा मित्रों के लिए कोई निर्णायक कदम उठाएंगी? ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि कल लखनऊ के इस महासम्मेलन के मंच से दोनों मंत्रियों ने यही संकेत देने की कोशिश की, संदेश देने की कोशिश की कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप हमारी तरफ आ गए, हम आपकी तरफ आ जाएंगे और रास्ता खुल जाएगा। कुछ ऐसा भाव कल दिखा। और अगर सच में यही भाव है तो शिक्षा मित्र क्या कहेंगे? उनके तो बस यही है कि जही विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास महतोरा। जिस तरह से भी इस कष्ट भरे जीवन से मुक्ति मिल सके, जिस तरह से भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से मुक्ति मिल सके, खुद शिक्षा मित्र और उसका परिवार सम्मानपूर्ण जीवन जी सके, वो रास्ता कहीं से भी आए उसका स्वागत। लेकिन सवाल इतना कि क्या वो रास्ता अब निकलने वाला है? क्या शिक्षा मित्रों के जीवन में सूर्योदय होने वाला है? ये $1,00,000 का सवाल है। भाजपा को शिकायत थी कि शिक्षा मित्र तो समाजवादी पार्टी के चक्कर में रहते हैं। कल शिक्षा मित्रों ने अपने सम्मेलन में भाजपा की जय जय कर दी। अब गेंद भाजपा के पाले में है और रिटर्न गिफ्ट भाजपा को देना है शिक्षा मित्रों को। क्या शिक्षा मित्रों के साथ कोई ऐसी समझ बनी है सरकारों की जो समाधान का रास्ता खोल सके? ये बड़ा सवाल है जिस पर आज चर्चा करेंगे। क्या आपने सुने होगा, आरंभ में जो बात मैंने कही उसको दोहराऊंगा नहीं, क्या ऐसा लगता है भाई दिल्ली भी मौजूद थी कल आपके मंच पर, लखनऊ भी मौजूद था, ठीक, दोनों सरकारों के प्रतिनिधि मौजूद थे। दोनों ने छाती ठोक के कहा कि अब हम आ गए हैं और आप लोग भी सही रास्ते आ गए हो, अभी दाएं बाएं भटक रहे थे, अब मामला सेट है, अब सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी। क्या हम माने कि सुबह होने को है, अंधेरा खत्म होने को है? बीड़ा से तो खैर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, और ना इस बात से कोई फर्क पड़ता कि कौशल जी ने बीड़ा उठाया या किसी दूसरे ने उठाया, राम श्याम ने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। करना सर जब एक फैसला हो जाता, नेतृत्व तो राय बना लेता है तो हो जाता है, नहीं तो बीड़ा तो सभी उठाते भैया, हैं? बीड़ा तो बड़े बड़े लोग उठा के चले गए, ना बीड़ा का पता ना लोगों का पता। मेरी समझ ये कहती है कि शिक्षा मित्रों का मुद्दा बड़ा नाजुक है, ये बात सरकार जानती है, लखनऊ की भी और दिल्ली की भी, ठीक। और इस बात में ये तो कहने सुनने की बात होती है कि हम मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे, प्रधानमंत्री जी को, वो सब अवगत हैं। कौशल किशोर के भरोसे थोड़ी ना बैठे कि कौशल किशोर आएंगे, ये संजय निषाद आएंगे तो वो अवगत कराएंगे, मामला क्या है, ऐसा थोड़ी ना है। सब अवगत हैं, कौशल किशोर जी से ज़्यादा मुख्यमंत्री जानते हैं शिक्षा मित्रों का मसला क्या है, और मोदी जी भी जानते हैं पूरा, ठीक। जब 19 में चुनाव लड़ रहे थे तब भी और 14 में भी, दोनों अवसरों पर उनको इस बात का संज्ञान था। 19 में तो उन्होंने कहा भी था बनारस में कि जिम्मेदारी मेरी है, ठीक, तो इसलिए मसला ही नहीं। अब मैं जिस मुख्य बिंदु पर आ रहा हूं, क्या इस
कल के सम्मेलन को हम ये माने, क्योंकि भाजपा भी ये जानती है कि अगर इनको कुछ नहीं देना है शिक्षा मित्रों को, तो वो अपने 2 मंत्री मंच पर नहीं भेजती। और ये जबरिया तो लेने आते त्रिभुवन, उन किसी को पकड़ के ना, जबरिया तो बीएसए नहीं आता कहने से किसी के, मंत्री कैसे आ जाएगा? ये जो 2 मंत्री आए, एक दिल्ली वाले और एक लखनऊ वाले, क्या इनके आने का मंतव्य आपको क्या दिख रहा है? मेरे जैसे कम समझ वाले आदमी को समझ आ रहा है कि अगर सरकार को कुछ नहीं करना होता तो कौशल किशोर और संजय निषाद का सिर कुटवाने के लिए नहीं भेजती है, इनको कह देती कि भाई नहीं जाओ आप, ना वहां नहीं जाना है। इस बात में दम है। सरकार का सारा फोकस होता है वोट, ठीक, और स्वाभाविक नई नौकरी की बात अलग है, एडजस्टमेंट की बात अलग है। अशोक जी, कल के सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण आयाम ये भी था कि पहली बार शिक्षा मित्रों से ये कबूलवा लिया, वाचा भरवा ली बीजेपी ने, के मंत्रियों ने, कि तुम लोग गलत जगह थे। बोले हाँ जी। बोले अखिलेश यादव चक्कर में पड़े थे? बोले हाँ जी। गलत पड़े थे? बोले हाँ जी। बोले बोलो भाजपा जिंदाबाद? बोले भाजपा जिंदाबाद। क्या? और मंच से ये भी कहलवा लिया कि जो कुछ भी ये संकट है शिक्षा मित्रों के सिर पे, वो अखिलेश यादव के ही साथ के कारण है। नहीं संजय जी, जैसे आप और कौशल किशोर जी कल थे वहाँ मंच पर, तो जब शिक्षा मित्रों के मंच पर आए होंगे आप दोनों बड़े मंत्री, तो ये तो क्या अपने नेतृत्व को भरोसे में लेके आए थे कि भाई हम लोगों को कुछ करना चाहिए, करना हो तो हम जाएं? क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति सामान्यतः तभी मंच पर आता है जब एक मोटी सहमति बन जाए। बहुत सरल भाषा में वन लाइनर कहूं, कल के महासम्मेलन से समाजवादी पार्टी के आंगन से उठ के भाजपा शिक्षा मित्रों को अपने आंगन में ले आई, ठीक, एक तो उसका पहला परिणाम ये, ठीक। अभी संजय निषाद को आप सुन ही रहे थे। मेरी राजनीतिक बुद्धि ये कहती है ये काम करने से पहले सरकार ने मन बना लिया होगा कि हमको क्या और कितना करना है शिक्षा मित्रों के लिए। भैया देखो, मैं केबी त्रिपाठी की इस बात से कतई 1% सहमत नहीं, वो बिल्कुल गैर व्यवहारिक बात है कि ये सम्मेलन नेता वो प्रजाति है, किसी पार्टी का हो, वो जिला अस्पताल में मरीज को 2 केले देने जाता है क्या, और 16 लोग फोटो खिंचाते हैं। मरीज मर जाता, कहता भैया केला यार तुम ही खा लो, इतना बार बार हमको उठा के ना बैठाओ फोटो के लिए, क्या 16 फोटो खिंचाते हैं 2 केले में। तो शिक्षा मित्रों के बिना सम्मेलन के कैसे हो जाएगी बात? ना, ये बात ठीक नहीं। एक कंबल बांटता है, 17 लोग फोटो खिंचाते हैं, क्या 100 रुपया का 80 रुपया का कंबल थोक वाला, नहीं ठंड में। तो हमको तो मालूम है मित्र, कल जो महासम्मेलन हुआ है तो महासम्मेलन था, वो धरना नहीं था। उससे एक मैसेज मिलता है कि अब रास्ता खुल रहा है धीरे धीरे। फिर अभी हमारे साथ संजय निषाद जी भी थे, वो भी बता रहे थे, कौशल किशोर जी बता रहे थे। आपको क्या दिख रहा है? और जो कल सरकार के 2 मंत्री दिल्ली और लखनऊ के आपके साथ थे, उन्होंने जो कुछ कहा, उसके बाद आप लोगों को क्या उम्मीद जग रही है और क्या भरोसा दिख रहा है? मेरी राजनीतिक रिपोर्टिंग की जितनी अवधि रही है जीवन में, उसकी समझ ये कहती है, लब्बुलबाब जो है, यादव जी आप भी सुनो, अशोक जी बड़ा महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, अगर बिना रोक टोक के लोग लखनऊ में जुट जाएं, पुलिस उनको रोकने की बजाय रास्ता दिखाने लगे कि ना इधर से भैया, इधर से पानी पीते हुए इधर निकल जाओ, क्या, और ठंडे में बैठो, धूप भी तेज है, क्या, और सब व्यवस्था चाक चौबंद हो जाए, क्या, तो मान लीजिए कि मौसम बदल गया। अन्यथा ये हो सकता था जगह जगह सीमा पर लाठी चलती,
ये हमारे शिक्षा मित्र और पुलिस में संघर्ष होता, शिक्षा मित्र घायल होते, कुछ पुलिस वाले घायल होते और हंगामा होता और 1000-2000 गिरफ्तारी हो जाती या प्रिवेंटिव अरेस्ट हो जाता। नहीं, अभी तक के कार्यक्रमों का स्वरूप यही रहा है। कल मौसम बदला हुआ था, लखनऊ का मिजाज और मौसम। मुझे लगता है शायद बीजेपी इस बात को लेकर, क्योंकि मैं इस प्रसंग से बहुत लंबे समय से जुड़ा हूं, इनको शिव कुमार को भी पता है, त्रिभुवन को जी को भी, दोनों मित्रों को, कि एक बात इनफॉर्मली, मैं नाम नहीं लूंगा, आती थी कि अरे भाई वो लोग तो सपा के चक्कर में रहते हैं क्या। भाजपा वाचा भरवाना चाहती थी, पानी हाथ में लो, तुलसी का पत्ता रखो, बोलो। मुझे याद है योगी जी की सरकार के प्रथम कार्यकाल में बात हुई आप लोगों की समस्या पर, तो ये तय हुआ कि दिनेश जी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी जाए। दिनेश शर्मा जी बन गई कमेटी। मैं भी उसमें कहीं ना कहीं अघोषित तौर पर कुछ जुड़ा था, कुछ जो मुझसे शासन राय मशवरा जो कर सकता था होता। तब भी ये बात आई थी, जो बात शिव कुमार जी कह रहे थे कि भाई मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, बोले कितने तो संगठन है और सबका अपना अपना वो है। दूसरी बात आई थी कि भाई मान लीजिए कोई एक रास्ता खोज के बात बने और वो उस पर सबको राजी कर पाना ये भी कठिन हो जाएगा। मैं उस अमाउंट का खुलासा नहीं करूंगा, एक अमाउंट मैंने प्रस्ताव रखा था, लगभग उस पर सहमति बन रही थी, लेकिन फिर ये हुआ कि सबको एक नाव पर चढ़ाएगा कौन, क्योंकि संस्थाएं भी बहुत ज़्यादा थी, संघर्ष के मोर्चे भी बहुत थे शिक्षा मित्रों में। क्या अब उस चीज़ में सुधार हुआ है? क्या अब शिक्षा मित्रों ने ये किया कि भाई ठीक है, हम एक झंडा एक बैनर के तले रहेंगे ताकि सरकार को कोई भी प्रस्ताव देने में सुविधा हो और उस पर आपको रिस्पॉन्ड करने में सुविधा हो? दिक्कत ये है शिक्षा मित्रों के साथ की समस्या को लेकर त्रिभुवन ने सवाल उठाया कि क्यों नहीं हो पाया। मैं पहली कमेटी का बता दूं, कोई राय बनती थी, राय बाहर भी आ जाती है, हकीकत बता रहा हूं, और नेतागिरी का ऐसा भारी रोग है क्या। अब पता लग गया किसी को कि शिव कुमार के जरिए हो रहा मामला है, तो जो इनके विरोधी हैं उनने भी नेहरू का तुरंत एक नई सिलवाई और उनने बयान ठोंक दिया है, परमानेंट टीचर से कम कुछ भी मंजूर नहीं, क्या सरकार की दलाली करने वालों को नहीं मानेंगे। लो गई भैंस पानी में। त्रिभुवन बाबू समझ रहे ना, क्योंकि आपके यहां भी तो नेहरू कट पहनने वाले 1000 हैं, एक ही 2-4 तो है नहीं, है ना। और जो समाधान निकाले उसी को बता दो ये दलाल है सरकार का, क्या, तो फिर तो निकल गया समाधान। ये तो समस्या है ना। मेरी जैसी सीधी बात करने वाला कहां मिलेगा बताओ। और 22 के चुनाव से पहले सारे शिक्षा मित्र खुले तौर पर समाजवादी पार्टी के समर्थन में खड़े हो गए, बोले ईंट से ईंट बजानी है, योगी को हटाना है, क्या था ना सच्ची बात। तो जब सच्ची बात ये थी भैया, तो फिर जिसको हटा रहे हो उस मामला कर कैसे बनेगा, इतना तो समझो। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि मौसम बदला है, आप लोग इकट्ठे हुए हो, भाजपा को भी लगा है कि भाई ठीक है समय है कुछ करना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के औरा से बाहर आपको आना होगा। क्या सपा को ये बात दिख रही है जो हम लोग समझ रहे हैं कि ये जो एक बड़ा वोट बैंक था आपका शिक्षा मित्र और उनके परिवारों का, ये आज सुन लो, सवाल सुन लो महाराज। अब कोई सैद्धांतिक बात लंबी नहीं, व्यवहारिक बात, व्यवहारिक राजनीति होती, व्यवहारिक बात करो। अब वो समाजवादी पार्टी के फोल्ड से बाहर आ गया कल, क्योंकि 22 में आपका बहुत उग्र समर्थक वर्ग था, शिक्षा मित्र समर्थक नहीं, उग्र समर्थक वर्ग था। राजनीतिक कारण ही सही, जो भी सरकार कौन होती, सरकार राजनीतिक पार्टी सरकार में होती, तो स्वाभाविक है जो भी फैसला होगा उसका पीछे कोई राजनीतिक कारण भी होगा, इसमें कुछ अनुचित बात तो है नहीं। क्योंकि जो लोग राजनीतिक पार्टी बनाए हैं वो स्वाभाविक राजनीतिक कारणों से ही चलेंगे।
देखिए कि इतना अमिताभ जी, नेगेटिविज्म हम अभी से क्यों मानकर चलें कि नहीं धोखा ही होगा? मतलब धोखा हो और उसके बाद में इन मंत्रियों की थूथू हो जो यहां आए, तो फिर नहीं भी आते तो भी काम चलता नहीं। ये आए काय को? नहीं आते तो भी क्या था, सम्मेलन तब भी हो जाता। एक लंबी पेंडेंसी है इस समस्या की। इसके कारुणिक पक्ष, इसका जो करुणा का पक्ष है वो बहुत बड़ा है जी। मैंने एक बार मुख्यमंत्री से कहा था पिछले कार्यकाल में, तब मैंने कहा था कि ये उन्होंने ऐसे वो कहा कि भाई शिक्षा मित्रों का मसला है, तो मैंने उन्हें कहा था कि मेरिट डिमेरिट का मसला नहीं है, अब करुणा का मसला है जी। इसको इसी दृष्टि से देखना होगा। क्या नियम कहता है, क्या कानून कहता है, छोड़िए, हमारी करुणा क्या कहती है, वहां से बात शुरू होनी चाहिए। त्रिपाठी जी, त्रिभुवन कह रहे हैं कि कांग्रेस अब जो बातें कर रही है, जब वो राइट टू एजुकेशन बिल लेके आई थी, उसी में अगर उसने शिक्षा मित्र को इंक्लूड कर दिया होता, उसको एक कानूनी सुरक्षा दे दी होती, तो ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। और उसके बाद राज्य सरकार चाहे कुछ भी कर ले, कैसे कर दे, सीधे कह दे कि जाओ नियमित कर दिया, कोई राज्य सरकार नहीं कह सकती। मूल बात क्या है जो त्रिभुवन, मेरे ख्याल से शब्द उन्होंने शिक्षा का अधिकार कानून इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मूल बात ये है जो वो ये कि जो सील मोहर मोदी जी के पास वो मनमोहन सिंह जी के पास थी, ठीक। भारत का आम आदमी तो मानता है प्रधानमंत्री है, चाहे जो कर दे, कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होता तुम पाई। मूल बात इतनी सी है त्रिपाठी जी, इसको दाएं बाएं ना घुमाओ कि उसमें संविधान है, इसमें अमेरिकी कानून और जापानी कानून। आम आदमी तो जानता भैया हमने आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बना दिया, अब उसके बाद भी कुछ बचा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनाएंगे तब काम होगा? नहीं ना। भारत में जो सबसे ताकतवर कुर्सी है वो जिसको दे दी, फिर उसी से हर बात कहेंगे ना, और किससे कहेंगे? 10 साल मनमोहन सिंह रहे कि नहीं रहे? वो सीधे थे, वजन कम था उनका शरीर का, भोले थे, ठीक है, धीरे चलते थे, धीरे बोलते थे, लेकिन मोहर तो उतनी ताकतवर थी जितनी मोदी जी की है। जवाहरलाल नेहरू की मोहर और इंद्र कुमार गुजराल की मोहर बराबर थी। त्रिपाठी जी, आप तो योगी व्यक्ति नहीं जानते क्या? माया मूंछों की थोड़ी नहीं होती है, माया तो कुर्सी की होती है। कुर्सी तो एक ही है। आप लोगों ने उनकी मूछें छोटी थी, उनकी बड़ी थी, इससे कुछ बात बनती है ना? मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो बैठे मेरे लिए बराबर, राज्य में सब कुछ कर सकता है, प्रधानमंत्री केंद्र में सब कुछ कर सकता है, सदन में बहुमत हो तब तो सच में सब कुछ कर सकता है। संविधान इतनी ताकत देता है विधायिका को। मेरे ख्याल से इसमें शायद मैं गलत नहीं बोलूंगा, त्रिपाठी जी इस बात से सहमत हो जाएंगे, ठीक ना? नहीं आपकी 2/3 मेजॉरिटी अगर हमारे साथ है तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, देश में कुछ भी फैसला कर सकते हैं जनता के हित में। इसलिए भैया इस बात को देखिए। एक बात मैं कहूंगा कि जो ये पिक्चर पेंट की गई ना, देखिए राजनीतिक लोग चीजों को थोड़ा अपने अपने ढंग से शेड देते हैं, ठीक है ना? सूर्य के ही एक दिन में कई रंग होते हैं, वैसे पार्टियां एक ही सूर्य है, उसके कई रंग हैं, तो सब अपनी सुविधा से रंग चुनते हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाई हमने 40,000 रुपया दिया, 35,000 रुपये का शायद है पूरा वेतनमान, और भाजपा ने उसको घटा के 10 कर दिया। ये कथन अनुकूल सत्य और अर्ध सत्य है, सत्य नहीं है ना। सत्य यह है आपने जिन व्यवस्था कानूनी उपबंधों के तहत इनको सहायक शिक्षक बनाया, वो कानूनी उपबंध आपने उतने मजबूत नहीं किए उस समय की राज्य सरकार ने, जो भारत की सबसे बड़ी अदालत में टिकते, वो नहीं टिके। ठीक, अदालत ने कहा कि ये सहायक शिक्षक नहीं रहेंगे, ठीक। जब कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके बाद सपा का प्रवक्ता हो, भाजपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, लोकदल का हो, जनता दल का हो, कोई हो नेता, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? कंटेम्प्ट में जेल जाएगा। कौन सी सरकार है जो कह देगी हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट को? नहीं ना।
एक सहायक अध्यापक होने से पहले कितना मानदेय था शिक्षा मित्र का? अगर मैं सही याद करूं 7,000 था शायद, है ना? वो 10 हुआ क्या? सत्य क्या? 7 का 10 हुआ और बताया गया कि 40 का 10 कर दिया। ये चीज भ्रामक है। मुझे ऐसा लगता है पहली बार जो कमेटी बनी थी उसमें भी इस पर चर्चा थी कि रिटायरमेंट तक निश्चिंत रहें, ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए शिक्षा मित्र। रिटायरमेंट को लेकर कोई ऊहापोह नहीं रहनी चाहिए। ये 11 महीने वाला मामला ठीक नहीं है। इस तनख्वाह मानदेय जो है वो 12 महीने मिले। एक बात ये भी आई थी कि छुट्टी वगैरह की व्यवस्था भी देखी जाए, ठीक, कि कानूनी अड़चनों से बचते हुए कैसे दी जा सकती हैं, और एक ऐसा मानदेय जो इनको और इनके परिवार को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार प्रदान करे, ठीक। चूंकि अब मेरे ख्याल से उस वक्त तो नहीं, अभी अब तो मेरे ख्याल से 10 साल से ज्यादा सर्विस शायद ही किसी शिक्षा मित्र के पास हो, जो मैंने कहा। और मैंने सरकार से भी कहा था कि थोड़ा बहुत ऊंच नीच भी हो तो 10 ही साल है ना, ठीक है। हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं भाई, 10 ही साल की सर्विस है ना, निश्चिंतता दे दीजिए। उसके बाद तो शिक्षा मित्र भर्ती होंगे नहीं, हो नहीं सकते कहीं, बाकी काम फिर होता रहेगा। ये एक परिस्थिति उस वक्त बन रही थी। फिर मैंने कहा कि बहुत सारी ये बात ठीक जो शिव कुमार जी कह रहे थे, बहुत सारे संगठनों ने दूसरे तेवर अपनाए, फिर लगा कि नहीं बात भी जाए और फिर वो मान्य भी ना हो तो प्रतिष्ठा भी सरकार की दांव पर लगती है, तो फिर वो चीज़ टल गई। और फिर जब चुनाव आया तो फिर अलग सा बिगुल बजने लगा, तो सरकार ने उस वक्त उस चीज़ को ठंडे बस्ते में डाल दिया। मुझे लगता है कि अब सरकार इस मसले को समाधान देने की मनस्थिति में है। कैसे समाधान होगा कि तो पूरा क्या उसका स्वरूप होगा ये कोई नहीं कह सकता अभी, लेकिन हाँ समाधान देने की मुद्रा में है उत्तर प्रदेश की सरकार। और ये भी जान लीजिए, मेरे ये बोलने के बाद मैं जानता हूं सोशल मीडिया पर बहुत सारे विद्वान आएंगे, वो अपना अपना ज्ञान देंगे कि नहीं ऐसे ईंट से ईंट बजा देंगे टाइप का है, होना जाना उनसे कुछ नहीं है। नियम स्थायी सहायक शिक्षक के रूप में सरकार स्थायी कर दे, ये सरकार के बस में नहीं, ये जान लीजिए। इसलिए जो कुछ भी फॉर्मूला निकल सकता है, हमें मालूम है समाजवादी पार्टी भी यही कहेगी स्थायी करिए, सहायक शिक्षक बनाइए इनको, कांग्रेस भी कहेगी, लेकिन ये भी सरकार में होते तो ये भी नहीं बना सकते अब, ठीक। लेकिन अब ये कह सकते हैं, बसपा भी कह सकती है। ये होगा कि उसके आसपास जो सुविधाएं उनके पास हैं, उसके आसपास की सुविधाएं आपको दे दे, क्योंकि सुविधाएं देने पर सरकार के अधिकार पर कोई कोर्ट बंदिश नहीं लगा सकता। आपका मानदेय कोर्ट कुछ तय कर सकती है सरकार, उसमें सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकती। लेकिन मुन्ने मुन्ने मतर भिन्ना, इतने वर्ष की लड़ाई से क्या हासिल हुआ बताइए। मैं तो सब पक्षों से कहता हूं, आए दिन मैं खबर देखता हूं किसी न किसी उत्तर प्रदेश के इलाके में, किसी न किसी जिले में, गांव में, कस्बे में मैं देखता हूं कि किसी ने दम तोड़ दिया। ऐसी परिस्थितियां हो गई, भरी दोपहरी में अंधियारा, जीवन जिए तो जिए कैसे शिक्षा मित्र। और बहुत विनम्रता से कहूंगा, राजनीतिक दलों ने शिक्षा मित्रों को फुटबॉल बना दिया।
जो दुखी होता है, जो पीड़ित होता है, राजनेताओं को लगता है ये सॉफ्ट टारगेट है, इसे कोई भी फार्मूला बेचा जा सकता है और अपनी भीड़ में शामिल किया जा सकता है कि जिंदाबाद बोलो। वो तो कष्ट में है, जहां से आश्वासन मिलेगा वहीं खड़ा हो जाएगा जाके। लेकिन राजनेताओं ने बहुत अच्छा उदाहरण पेश नहीं किया। उस वक्त की सरकार ने क्या नियमावली लगाई, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, मैं उस बहस में आज नहीं जाना चाहता। लेकिन हां, सुप्रीम कोर्ट का मान भी रहता और शिक्षा मित्र के आंगन में खुशहाली भी रहती। ये दोनों काम एक साथ हो सकते थे। ये नहीं हुए। यही पीड़ा की बात है, यही पीड़ा की बात है। एक उदाहरण के तौर पर कहता हूं कि भाई सरकार ये तय कर ले कि हमको त्रिभुवन सिंह को 30,000 रुपया देना है मानदेय। कौन रोक सकता है? कोई नहीं ना। 35,000 देना है, कोई नहीं रोक सकता। 40,000 देना है, कोई नहीं रोक सकता। उसमें कोर्ट क्या करेगा? यह अधिकार सरकार के पास है और लोकतंत्र में यह अधिकार रहता भी है, रहना भी चाहिए। चूंकि अब बहुत लंबी सेवा अवधि नहीं है शिक्षा मित्रों की, उनका अधिकांश जीवन संघर्ष में कट गया। और यह भी ठीक है कि 1,42,000 का भी मामला अब नहीं बचा। बहुत सारे शिक्षा मित्र स्थायी समायोजन की नई व्यवस्था के तहत अध्यापक हो गए। इसलिए वो ये मूल जो संख्या है 1,42,000 वो अब नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा शिव कुमार बाबू, बहुत सारे लोग तो अध्यापक हो गए ना। तो जितने भी बचे हैं उनके लिए एक मानवीय संवेदनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। वोट कौन किसको देता है छोड़ दीजिए इस विषय को। ये हमारे प्रदेश के, हमारी मिट्टी के, हमारे सहोदर हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, कुछ भी मानिए। इसलिए इनके लिए हम जो कर सकते हैं, मतलब हमसे मतलब सरकार, वो कर लेना चाहिए। मुझे बड़ा कष्ट होता है जब मैं ऐसी खबरें सुनता हूं कि बच्चों की पढ़ाई पर असर हो रहा है, माता पिता बूढ़े हैं, उनकी सेवा नहीं, उनके लिए सेवा शुश्रूषा दवा इस सब की व्यवस्था में संकट है। जीवन एक विचित्र से अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर गया है। 10,000 रुपया बताइए, 10,000 रुपया में जीवन कट सकता है एक महीने। एक ये भी बात आई थी कि भाई अब हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च हुआ था, मेडिक्लेम, जितनी इनकी मानदेय नहीं साल भर का उतना प्रीमियम बता दिया। तब भी मैंने कहा था कि क्या मजाक कर रहे हो भाई, कुछ ऐसा सस्ता करिए जिसमें इनका परिवार को एक चिकित्सा का सुरक्षा कवच हासिल हो जाए। कहा गया 2 बच्चे, पति पत्नी और माता पिता, ये सब जोड़ के 1,25,000 का साल का बनेगा। उसमें फिर सब उसमें कवर्ड रहेंगे 5 लाख तक के क्लेम में। बताइए, उतनी तो तनख्वाह नहीं, मानदेय नहीं। 1,10,000 तो वैसे ही मिल रहा है कुल 11 महीने को जोड़कर। इसलिए ये जो बाबू लोग बना देते हैं, ये मूर्खताएं ठीक नहीं। सुविधाएं दे सकती है सरकार, सुविधाएं देने में कोई कानून रोक नहीं लगा सकता सरकार पर। फिर तो सरकार के हाथ पर बांध देगा कानून पर। ऐसे फिर चुनाव का क्या फायदा और सरकार का, लोकतंत्र का क्या फायदा? नहीं, दे सकती है सरकार, देना चाहिए। ये व्यवस्था क्यों लागू हुई, कैसे लागू हुई, इतिहास में जाने से कोई लाभ नहीं। और इस विवाद में भी, इस गुस्से में भी शिक्षा मित्रों का अहित नहीं होना चाहिए कि ये किस पार्टी के साथ थे और किस पार्टी के साथ नहीं थे। छोड़िए उस बात को। इसलिए मैं कहता हूं, जो पहल है, अगर ये वास्तव में हृदय से हुई है तो एक नया उजला सवेरा हमको दिखना चाहिए।
मैं तो कानून के चक्कर में नहीं पड़ता ज्यादा। जहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुवेगी दास महतोरा। जिस विधि से शिक्षा मित्रों का हित हो सके वो काम करिए, क्योंकि अब प्रतीक्षा करने की भी एक उम्र होती है। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। कब तक ये लोग इंतजार करेंगे? सत्ता को इनके साथ खड़ा होना चाहिए, राजनीति को इनके साथ खड़ा होना चाहिए। दिल्ली की सरकार हो चाहे लखनऊ की सरकार हो, इनकी आंख के आंसू के नीचे उसकी हथेली होनी चाहिए। कोई इनका गुनाह है? ये जबरिया शिक्षा मित्र बने थे, आपने बनाया तो ये शिक्षा मित्र बने, आपने सहायक अध्यापक बनाया तो ये बने कि जबरदस्ती बन गए थे कि लाठी लेके गए बोले हमको सहायक शिक्षक बनाओ, नहीं मारेंगे? ऐसा तो हुआ नहीं था। कोर्ट ने आदेश दिया, हट गए। इनका दोष है? नहीं ना, आपके कुप्रबंधन का दोष है, आपकी लचर नीतियों का दोष, वोट बैंक की राजनीति का दोष। लेकिन शिक्षा मित्र का तो दोष नहीं। वो किस बात की किस अपराध की सजा पा रहा है, और उसका परिवार किस अपराध की सजा पा रहा है, उसके बूढ़े मां बाप किस अपराध की सजा पा रहे हैं। बात तब समझ में आती कि भाई आप तो अपने मन से समुद्र में कूदे थे, ऐसा तो है नहीं। एक प्रक्रिया आपने घोषित की, शिक्षा मित्रों का चयन होगा, हम लोगों ने अप्लाई किया। आज उनको आप चौराहे पर नहीं छोड़ सकते। लोक कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट के लिए यह अशोभनीय है कि एक इतनी बड़ी संख्या का समूह इतने कष्ट में जीवन यापन करे। मैं तो सिहर जाता हूं जब कोई शिक्षा मित्र फोन पर आता है या वैसे संपर्क में आता है और कहता है कि भाई साहब आप बताओ 10,000 रुपया में कैसे खर्चा चले। इस बात का कोई उत्तर नहीं। किसी राज्य के वित्त मंत्री, चाहे केंद्र के वित्त मंत्री और चाहे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अर्थशास्त्रियों को भी बैठा लीजिए, कोई माई का लाल 10,000 रुपया में 6 लोगों के परिवार का बजट बना के दिखा दे। सोचिए, छोटी बात है क्या? कैसे जी रहे हैं ये वही जानते हैं। इस घुटन को समाप्त होना चाहिए, इस पीड़ा को खत्म होना चाहिए, इस संत्रास को विदा होना चाहिए। एक नई सुबह, एक नया उजाला हम अपने इन साथियों को, इनके जीवन को, इनके परिवार को उपहार में दें, ताकि जो भी सेवा काल इनका बचा है, किसी का 10 साल होगा, किसी का 8 साल होगा, 10 से ज़्यादा शायद किसी शिक्षा मित्र का अब नहीं होगा मोटे तौर पर कार्यकाल। 10 साल के लिए हम व्यवस्थाओं को शिथिल कर दें, नियमों को शिथिल कर दें तो कुछ नहीं जा रहा। उत्तर प्रदेश अब बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है। अब आलोक जी बैठे हैं, ये तो अर्थशास्त्री हैं, IAS में इम्तिहान वाले बच्चों को भी पढ़ाते हैं। अब उत्तर प्रदेश गरीब नहीं है और ना देश गरीब है। बड़े गर्व से कह रहा हूं, तंज में नहीं, ये फक्र से कह रहा हूं। क्या समृद्ध उत्तर प्रदेश जो 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का दावा कर रहा है और उस दिशा में बढ़ रहा है। अभी इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी, क्या वो प्रदेश इन परिवारों को बेहतर जीवन स्तर नहीं दे सकता? देना चाहिए। बजट आ रहा है, अब बजट तो बन गया, छप गया, कल तो पेश हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इस दिशा में चाहे होली से पहले और चाहे होली के बाद कोई निर्णायक पहल करनी चाहिए। होली के बाद इनके गाल पर, इनके माथे पर गुलाल का टीका लगे, ये पूरे प्रदेश की इच्छा है, पूरे देश की इच्छा है। धन्यवाद।